इसके बाद टुडे आई एम डूइंग नंबर 3 एज multiplication and number 4 as division. Okay, so when we are doing multiplication, okay, the क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 5.1028 इंटू 1.30 करो मल्टीप्लाई इसको एंड एक क्वेश्चन इधर दे देता हूं, आप समझ जाओगे 5.2765 divided by 1.25. Tell me the answer. Okay, tell me the answer. सर मल्टीप्लिकेशन का 6.63। पहले का कितना है 6.63। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 6.63 आपका आंसर टोटल 6.63 आ रहा है, कुछ ज्यादा आ रहा है, तो योर आंसर इज नहीं सर, आंसर तो ज्यादा है। 6.63364 ये आंसर है। बट यहाँ पे अगर देखें, इसमें देखें तो लोएस्ट जो हमारे पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दे आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.63। कितना आंसर आ गया 6.63। ओके, सेम सर डिवीजन का 4.2212। 4.2212। अगर सिग्निफिकेंट भी करेंगे हाँ, तो 4.22। तो यहाँ पे देखा जाए तो लोएस्ट कितनी है 3 सिग्निफिकेंट है। ओके, तो 3 सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया हमें आंसर देना है 4.22। कहने का मतलब ये है, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, जो आंसर है वो आपने लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर देना है। क्लियर है? जो आंसर है वो आपने लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर देना है। क्लियर है बेटा? ऑलराइट, तो ये चीज होगी आपको क्लियर। So this is my page number 2. Clear? So let me try with my page number 3, and the heading of the chapter topic is rounding of figures. Okay, rounding of figures. Rounding of फिगर्स, जो फिगर्स हैं उनको आपने राउंड ऑफ करना है। ओके, तो जो फिगर्स आप राउंड ऑफ करने वाले हो, राइट, अब वो डिपेंड करता है, जैसे अभी तो आपने काट दिए, सिर्फ 3 ही लिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट पहला रूल है उसके आंसर लिखता हूं 1.39, 1.48, 1.78। ओके, एंड जो सेकंड रूल है 1.34, 1.42, 1.71। ओके, तो ध्यान में रखना ये जो वर्ड लिख रहा हूं मैं, इसको राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे 9 को करना है, यहाँ पे इन दोनों में 8 को करना है, यहाँ पे 4, 2, 1 इनको राउंड ऑफ करना है। ओके, सो इफ द डिजिट जिसको आपने राउंड ऑफ करना है इज मोर देन 5, if the digit is more than 5, okay, then the previous number is
इंक्रीज बाय 1। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं अगर 9 को राउंड ऑफ करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा 1.4। यहां पे सॉरी 1.5, यहां पे 1.8। ओके, तो क्या इनको राउंड ऑफ कर रहा हूं तो इससे जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर करण? करण समझ Yes. में आ? ओके ओके, थोड़ी देर बाद यस यस बोलते रहा करो, ठीक है ना? अनम्यूट ही रख लो, चाहे यस यस बोलते रहा करो, तो मुझे पता लगता रहेगा कि आवाज भी आ रही है और समझ भी आ रहा है। राइट? ओके, देन इफ द डिजिट is less than 5, if the digit is less than 5, then the previous number will remain same. Okay, then the previous number remains same. जैसे इसका आंसर 1.3 रह गया, इसका आंसर 1.4 रह गया और इसका आंसर 1.7 रह गया, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं। Yes, sir. ओके, केस 3, इफ द डिजिट इज 5, अगर हमारा डिजिट 5 हो, राइट? हाँ जी, देन आई हैव टू केस। केस 1, इफ प्रीवियस डिजिट इज ऑड, अगर हमारा आखिरी डिजिट 5 है और उससे पहले वाला डिजिट ऑड है, देन इंक्रीज बाय 1, फिर उसके अंदर इंक्रीज बाय 1 कर देना है। केस 2, इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन, then it will remain same। समझाया? तो वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे हमेशा। 8.312, 8.316, 8.375, 8.365। ओके, तो पहले के अंदर देखा जाए तो 2 है, तो उससे पहले वाला कोई चेंज नहीं होगा, तो दिस इज 8.31। द आंसर विल रिमेन 8.31। यहां पे देखा जाए तो 5 से ज्यादा है, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो दिस विल इंक्रीज बाय 1। द आंसर इज 8.32। अब लास्ट में देखा जाए दोनों में, तो मेरे पास 5 है। क्या है? 5 है, बट यहां 5 से पहले ऑड है, इसीलिए 8.38 हो गया ये। यहां 5 से पहले 6 मतलब इवन है, तो इस तरह मतलब 8.36 ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। ओके, तो इवन मींस नो चेंज, ऑड मींस चेंज। कोई डाउट बेटा जी? No, sir. ओके, सो ये हमारा कहते हो क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसको कर सकते हो। तो अब आपने सीधी कैंसिल नहीं करनी है,
अगर आपको 2 डिजिट में आंसर देना है, ठीक है, तो आप राउंड ऑफ करोगे हर एक को 1 बाय 1। ओके, ये नहीं है कि एक ही बार में सारे उड़ा दिए। ओके, तो इसके मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल से है। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट, दिस इज द पेज नंबर 4। राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या पढ़ते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हाँ जी बेटा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कैसे करते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लेके ही करवाऊंगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, a jug contain 2 liter of milk। ओके बेटा, कैलकुलेट Yes, sir. the volume of milk in centimeter cube। Calculate the volume in centimeter cube। ओके, यानी मैं जानना चाहता हूं कि मेरा 2 लीटर मिल्क कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। ओके, एक्चुअली दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ओके, और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। सेंटीमीटर में ही करना था ना, एक में क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। सॉरी, मीटर क्यूब है, नॉट सेंटीमीटर। इसको काट दो, मीटर क्यूब है। ओके, मीटर क्यूब है। और मुझे पता है ये, तो ये रिलेशन पता है। अब मुझे ये पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक दूसरे में रिलेशन ढूंढ लिया है। ओके, मैंने लीटर का ml में मुझे पता है रिलेशन, ml का सेंटीमीटर में पता है, मीटर का सेंटीमीटर में पता है। ओके, बट सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, इसलिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और यहां से होगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, हाँ जी, क्लियर है बेटा? करें शुरू। तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर। Yes, sir. सबसे पहले मैंने लीटर काटना है, तो लीटर नीचे आएगा बेटा। इसका मतलब हो गया 1000 ml डिवाइडेड बाय 1 लीटर। ओके, ये क्वांटिटी क्या चलेगी, ये लीटर नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने कैंसिल करना था, तभी कैंसिल होगा ना। अब ml काटना है मैंने, मेरा ml नीचे जाना चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 ml। इस वाले से क्लियर हो गया मेरे को। ओके, और लास्ट 1 मीटर क्यूब, मुझे सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल करना है। जब मुझे सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल करना है तो वो नीचे जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। समझाया? और यहां पे अगर हम देखें तो मैंने लीटर से लीटर कैंसिल कर दिया, ml से ml कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ मीटर क्यूब। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। तो ये 3 तो कैंसिल होगी पावर,
तो बचा 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, समझ आया? यस सर। ओके, तो ऐसे ही आपने ये कन्वर्जन्स करनी है और ये कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये आपको कंपटीशन पेपर में भी आती हैं। ओके, सो आई विल सेव दैट पेज। क्लियर कर दो, एक क्वेश्चन और दूं? ओके, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। A tennis ball was observed to travel at a speed of 96 miles per hour. Okay, calculate the speed of the ball in मीटर पर सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन कहता है आपने 96 माइल्स पर आवर को कन्वर्ट करना है डैश मीटर पर सेकेंड के अंदर। ओके, हाँ जी, सो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन हो Yes. गया। ठीक है, अब मैं आपको देखो, दो यूनिट यूज हो रही हैं, एक माइल से मीटर। ओके, एक माइल से मीटर, तो मुझको पता है 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, ये मैंने बता दिया, आपने यूज कर लेनी है। दूसरा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, ये यूज कर लेनी है। प्लीज गो अहेड एंड टेल मी द आंसर, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको। आई वॉन्ट टू सी कि आपको कुछ आया समझ। ओके, टेक ओनली 2 मिनट्स। सर 42.7 मीटर पर सेकंड। 42.7 ओके, मीटर पर सेकेंड। हरमान, हरमान सर कर रहा हूँ। ओके, करो बेटा जल्दी से।
चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आप लोगों की, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, 96 माइल पर आवर, 96 माइल पर आवर। सबसे पहले मेरे माइल को कैंसिल करना पड़ेगा, मैं ये वाला एक्सप्रेशन लूंगा, तो मेरा माइल कहाँ आना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब 1.60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय माइल। फिर मैंने किलोमीटर को कैंसिल करना है, मीटर में लेके आना है, इसलिए ये नीचे जाएगा। 1000 मीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया और माइल से माइल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ मीटर बचा। तो मतलब मैंने एक तो अचीव कर लिया है, मेरी बिल्कुल ठीक है। अब आवर, आवर को मैंने कैंसिल करना है क्योंकि आवर नीचे है, इसलिए मुझे ऊपर चाहिए। 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 मिनट, फिर मुझे मिनट कैंसिल करने हैं, तो मैं मिनट ऊपर लिखूंगा। 1 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड। तो जिससे मेरे मिनट से मिनट कैंसिल हो गए, आवर से आवर कैंसिल होगा, तो क्या बचा नीचे, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड बचे। जब मैं इसको खोल के लिखूंगा तो ये बन गया 96 1.60 1000। ओके, ये बचा इधर, और नीचे 60 इंटू 60 और मीटर पर सेकेंड। कारण यही था बेटा, करण करण यही था। यस सर। ओके, ऐसे किया या कुछ और तरीका लगाया है? ऐसे किया सर। ओके, चलो एक मैं छोटे से क्वेश्चन देता हूं, बस एक दो और। ओके, देन यू कैन फिनिश देम ऑफ। ओके, तो आपके पास बुक्स तो होंगी ना दोनों के पास? यार बुक्स ले लो। यस सर। हाँ, बुक्स एक होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं अरमन, मैं कुछ क्वेश्चन बोल दूंगा फोटो खींच के। सर बुक्स एनसीईआरटी की लेनी है? नहीं यार, मॉडर्न लो, एनसीईआरटी मत लेना अभी। ओके, मॉडर्न भी 5 बोलो। दोनों ही है। हाँ, 5 फीट 2 इंच, 5 फुट 2 इंच को आपने कन्वर्ट करना है उसके एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट क्या है, मीटर। एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। तो आपको बताना है 5 फुट 2 इंच कितने मीटर के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 माइल्स पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा। तीसरा 46 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस जो कि दिल्ली का टेम्परेचर है, वो कितने केल्विन के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 मिलियन माइल्स, 93 मिलियन माइल्स, ओके, को आपने कन्वर्ट करना है कितने मीटर के इक्वल होगा। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है 150 पाउंड, 150 पाउंड्स को आपने कन्वर्ट करना है कितने केजी के इक्वल है। चलो, अगर आपको कोई डाउट लगे तो वो मुझसे पूछ लो। ओके, आज जो हमने करना है वो हमने करना है, टॉपिक है लॉ ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इनिशियली जब साइंटिस्टों ने ड्यूरिंग द इन द 17th सेंचुरी, राइट, जब साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया था, राइट, तो उन्होंने कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस को, राइट, दैट टाइम those scientists observed few journal things and given them in the form of some law, ओके, तो उन्होंने उसको एक लॉ के अंदर समराइज कर दिया, ओके। तो इन लॉस को हमने क्या नाम दिया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन जो चीजें ऑब्जर्व हुई उनको उन्होंने नाम दे दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उनमें सबसे पहला लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तीसरा लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ओके बेटा। और पांचवा हमारा लॉ था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ओके, जिसको गे लुकास लॉ भी कहते हैं, जिसको हम गे लुकास लॉ भी कहते हैं, ओके। सो लेट्स डिस्कस दीज वन बाय वन, ओके। सो हम पहला लॉ पढ़ रहे हैं अपना, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ conservation of mass, okay. According to this law, matter can neither be created nor be destroyed, okay, but it can be converted into one form to another form, okay बेटा। हमारे पास जितना भी मैटर है ना तो हम उसको बना सकते हैं ना उसको हम तोड़ सकते हैं। So matter can neither be created nor be destroyed, okay. Matter can neither be created nor be destroyed during any physical and chemical change, during any physical
and chemical change. ओके, सो एक तो डेफिनेशन ये थी, एक डेफिनेशन उस टाइम और आई थी, वो था ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. ड्यूरिंग एनी फिजिकल और chemical change, total mass of the reactant is equal to total mass of प्रोडक्ट. ओके, सो ये दो डेफिनेशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और इस ये जो नीचे वाली डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये वाली, राइट, इसके बेस्ड हमें क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स करने होंगे. ओके, सो अब हमने पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मैं इसको रब कर रहा हूं. अब हमने करना है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. ओके, आपने क्या करना है, आपने एक कंटेनर लेना है घर पे. ओके, एंड फिल इट विद 1 kg, fill it with 1 kg of वाटर. उसके अंदर 1 kg वाटर डाल दो. फिर 1 kg वाटर डालने के बाद उसको कूल करो, फ्रिज में रख दो ऊपरले हिस्से के अंदर. दैट विल बिकम आइस. जब आइस बन जाएगी उसका फिर से आप क्या करो, वे करो. व्हाट विल यू ऑब्जर्व, द वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइस. वेट सेम रहेगा, हालांकि वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पर जो मास है, ठीक है, वो उतना ही रहेगा. कोई डाउट? ओके, एक और एग्जांपल थी, एक प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल ली उन्होंने. ओके, so they have taken a tube like this. okay, एक साइड इन्होंने AgNO3 डाल दिया और दूसरी साइड इन्होंने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया. हमें पता है जब भी हम NaCl सॉल्यूशन के साथ अपना सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. ऐसे दही नहीं होता, ऐसे फट जाता है, ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. ओके, प्लस NaNO3, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए ये तो बिल्कुल कलरलेस हो गया, में नजर ही नहीं आता. और सारे के सारे जो प्रेसिपिटेट्स होती हैं वो मिल्की वाइट है, बिल्कुल ही जैसे दूध के अंदर आप खट्टा डाल दो फट जाता है, ऐसे से कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पानी के, अगर आपने बैटरी के अंदर पानी डालना है, कारों की बैटरी होती है, वो हम बैटरी वाला पानी लेके आते हैं एक स्पेशल, ठीक है, और जब उसके अंदर हम पानी डालते हैं, ठीक है ना,
एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके, तो क्या करते हैं, उसके अंदर हम पानी डाल के देखते हैं, AgNO सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन आता है, वो डाल के देखते हैं। अगर वो मिल्की हो गया तो वो बैटरी का पानी खराब है, वो बैटरी के लिए पानी नहीं है, वो किसी ने नलके का पानी भर दिया है। ठीक है, अगर वो मिल्की नहीं हुआ, अगर वो मिल्की नहीं हुआ, इसका मतलब वो पानी ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर ना, जो भी बैटरी के अंदर हम पानी डालते हैं, वो उसके अंदर क्लोरीन नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी क्लोरीन फ्री वाटर। ओके, पर जितने भी क्लोरीन फ्री वाटर हैं वो पीने के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो पानी के अंदर जितने बैक्टीरिया होता है उनको मार देता है। ओके, इसलिए पानी के अंदर क्लोरीन नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरिया जरूर होंगे, इसलिए हम वो पानी पी नहीं सकते, फिर दैट इज अनसेफ। तो दोनों ही अगर इसको देखें तो बिल्कुल इसको भर लेते हैं, राइट। इसका पहले वे कर लिया W1, फिर इनको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए। प्रेसिपिटेशन होने के बाद जब दोबारा वे किया, देन इट वाज फाउंड दैट जो पहले वे किया था और जो अब वे कर रही है, बोथ आर सेम। इसका मतलब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, बट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स is always equal to the amount of product formed. Without मास में कोई भी चेंज नहीं आया, ना W1 में आया ना W2 में आया। कोई प्रॉब्लम बेटा? करण? नो सर। ओके, हरमन बेटा? गुड। Okay, so let's do one numerical on that, right? तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। Let's do one numerical on that. Okay. तो if 6.3 gram of NaHCO3 are added to 15.0 gram of CS3COOH solution, ओके, जब इसमें से इसको मिक्स करते हैं, द residue is found to, मतलब जो नीचे बच जाता है जब उसको वे करते हैं तो वो कितना बनता है हमें, 18.0 ग्राम। ओके, व्हाट इज द mass of carbon dioxide released? Okay, what is the mass of carbon dioxide released? एक बार पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से और देखो मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर। लगा पता? यस सर। ओके, टेल मी आल्सो। एक तरह से उसने आपको केमिकल रिएक्शन दे दिया है। मतलब क्वेश्चन समझाने में क्या है, मतलब वो कहता है एक ना रिएक्शन हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है,
एक मैंने ना कपड़ा उठाया था वो बूट साफ करने के लिए, एक मिनट वो साफ कर रहा हूँ। हाँ हो गया बस। ओके, तो क्या कह रहा है वो कि मान लो उसने रिएक्शन दे दिया NaHCO3, पढ़ो अच्छे से, ओके, प्लस CH3COOH, ठीक है, और द रेजिड्यू फाउंड, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ओके, क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो क्या बन गया? CH3COONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखो वाटर तो उड़ नहीं सकता, वाटर तो उड़ेगा नहीं। इसका अमाउंट कितना दे दिया उसने? 6.3 ग्राम। इसका अमाउंट कितना दे दिया? 15.0 ग्राम। ओके, और इसका अमाउंट कितना दे दिया टोटल का? जो रेजिड्यू बचा 18.0 ग्राम। इसका मास कितना है वो दिया नहीं है, वो हम x ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ reactant is equal to mass of product। जब मास ऑफ reactant मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है तो ठीक है, 6.3 प्लस 15.0 इज इक्वल टू 18.0 प्लस x। कैलकुलेट x, निकालो जी x की वैल्यू कितनी आई है? 15 6 21.3 माइनस 18.0 कितना आ गया? 3.3 इज इक्वल टू x। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हुई है? 3.3 ग्राम। 3.3 इजी है? हाँ जी, यस सर। तो बस ये पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है आपका, और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसा सा ही आएगा, ठीक है बेटा। चलो मैं इसको यस सर। हाँ सेव कर रहा हूं। नेक्स्ट, सो सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ओके, लॉ of constant composition। okay, what is law of constant composition? वो कहता है कि एक कंपाउंड ओके, एक से ज्यादा, एक एलिमेंट एक से ज्यादा कंबाइन करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कौन से दो कंपाउंड बनाते हैं वो बताओ मेरे को, बताओ कोई भी दो कंपाउंड बता दो। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बेटा। सेम अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कोई दो कंपाउंड बताओ मेरे को, चलो जल्दी से। हाँ जी, एक तो वाटर सर, वाटर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, कोई डाउट? ओके, तो इसमें से एक तो मेरा कार्बन है पहले वाले में जिसका मास 12 ग्राम है,
और दूसरा मैंने ऑक्सीजन लिया है जिसका मास 16 ग्राम हो गया। ओके, हाँ जी, कार्बन का मास 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, पता है ना करण, फर्स्ट डे लेक्चर। यहां पे देखा जाए कार्बन का मास तो 12 है, ऑक्सीजन का कितना लिया है, 32 ग्राम हो गया, क्योंकि O2 है तो ऑक्सीजन का मुझे डबल लेना पड़ेगा, 32 हो गया। ओके, तो इन दोनों में से मुझे एक का मास फिक्स करना है, इन दोनों में से मुझे किसी एक का मास फिक्स करना है, आप बताओ किसका करूं। मान लो मैंने कार्बन का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, कार्बन का मास क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया। फिक्स द मास ऑफ कार्बन। जब मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, तो जो दो ऑक्सीजन के मास हैं, द मास ऑफ ऑक्सीजन इन टू एटम, टू मॉलिक्यूल्स, CO रेशो CO2 that is 16 रेशो 32 that is 1 रेशो 2, that will be a whole number ratio, simple whole number ratio। ओके, कितनी आई है हमारे पास। ओके, चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 1 होता है बट H2 है तो 2 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। ओके, यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है। क्या क्या जो चीज सेम होती है यूजुअली हम उसको क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं। तो यहां पे देखो आप, आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, सेम हो गया। आप क्या चेंज कर रहे हो, ऑक्सीजन का मास। ओके, ऑक्सीजन का जब मास चेंज कर रहा हूं मैं, तो ऑक्सीजन का मास वाटर रेशो H2O2, H2O में कितना है, 16 है, और इसमें कितना है, 32 है, यानी 1 रेशो 2। तो ये क्या आ गया, सिंपल होल नंबर रेशो। समझाया। यस सर। ओके, तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एक मिनट। ओके, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। ओके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। एक N2O है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके N2O बनाते हैं, NO भी बना लेते हैं, N2O3 भी बना लेते हैं बेटा, N2O4 भी बना लेते हैं, एंड N2O5 भी बना लेते हैं। मतलब अगर मैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड गिनूं तो और भी है, NO2 भी है, ठीक है। तो इतने से बहुत है ये कंपाउंड जो मैंने लिए हैं अभी। चलो इनमें लिखो नाइट्रोजन की अमाउंट, इसमें नाइट्रोजन का रोल लिखो, सब में कितना है। एक मिनट में इसको रब कर लूं, ठीक है। हाँ जी, नाइट्रोजन कितना है इसमें, 28, 14, 28, 28, 28। ओके बेटा, हाँ जी, ये था हमारा नाइट्रोजन। अब मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन के मास की। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। फटाफट बताओ, यहां कितना हो गया, 16, यहां पे 16, यहां पे 48, यहां पे 64, यहां पे 80। 80। अब मुझे कुछ ना कुछ एक चीज फिक्स करनी है, बताओ क्या फिक्स करूं।
आप बताओ क्या फिक्स करना चाहिए, क्या चीज है जो इजीली फिक्स हो जाएगी, बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स कर लें। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए Yes. क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर वाली क्वांटिटी को, 14 8। ठीक है बेटा, अगला तो बिल्कुल ठीक है, 14 16। Yes. अगले को भी हाफ कर दो, 14 14 14। इसको हाफ करो, कितना बचा, 2 4। यहां कितना बचा, 32। 32. यहां पे कितना बचा, 40। 40. अगर आप किसी एक का मास फिक्स कर लेते हो, अगर आप किसी एक का मास फिक्स कर लेते हो, मान लो नाइट्रोजन का मास फिक्स है, तो आप खुद देखो, N2O रेशो NO रेशो N2O3 रेशो N2O4 रेशो N2O5 कितना आया, 8 रेशो 16 रेशो 24 रेशो 32 रेशो 40। अगर देखें 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5, which is simple whole number ratio। ओके बेटा, ये समझ आ गया, हाँ जी। Yes, sir. हरमन, Yes, sir. ओके, सो लेट मी राइट द डेफिनेशन, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कराया क्या है। ओके, एक चीज तो आपको क्लियर होगी ना, अब डेफिनेशन पढ़ने का मजा तब आएगा जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि समझ में भी आएगी। ओके, सो दिस लॉ स्टेट्स दैट, या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when two elements combine, sorry, when two elements combine to form two or more than two compound, okay, then the mass of one of the element, then the masses of one of the elements, okay, one of the elements which combine with a fixed mass of the other element, are in simple whole number ratio, are in a simple whole number ratio. Okay, and this law is known as law of multiple
प्रपोर्शन। क्या है इसका नाम? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। कोई डाउट? एक बार रीडिंग कर लो। जो 2 एग्जाम्पल आपने बनाए उतारी हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, उनको पढ़ लो, ठीक है। अगर फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। ओके बेटा? कहने का मतलब है जब 2 एलिमेंट, ओके, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर एक एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी एक को फिक्स कर रहे हो आप और दूसरे की जब रेशो चेक करते हो, दैट इज द सिंपल होल नंबर रेशो, कि जो दूसरा एलिमेंट है वो दोनों के साथ कैसे कंबाइन कर रहा है, किस रेशो में कंबाइन कर रहा है, ठीक है, ये चेक करते हो। अब पहले की जो रेशो होती है उसको कांस्टेंट कर देते हो, तो बाकी की रेशो चेक करते हो कि वो कैसे कंबाइन कर रहा है। ओके, इज इट क्लियर? करण? यस सर। गुड। हरमन? Yes, sir. वेरी गुड। ओके, सो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब हम करेंगे इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल। ओके, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल हम दोबारा रिकनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो 6 ही मिनट बचे हैं, ठीक है। तो दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं, फिर हमारा टाइम अच्छा निकल जाएगा, इन बिटवीन इंटरप्शन नहीं होगी, ठीक है। वीडियो पे नहीं डालना, राइट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, क्योंकि मेरा चैनल है ना यूट्यूब पे, मैंने इसको नेक्स्ट ईयर वहीं डालना है सारी वीडियोस को, जैसी सी भी है ना, इसलिए डाल दूंगा। बाद में मेरे पे नहीं तो अगर पहले ये होंगी तो मेरे को कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, राइट? चलो, एनीवेज, सर शायद मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब किया हुआ है। HM केमिस्ट्री? यस सर, वो अजय भैया आए थे, उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला चैनल है, ठीक है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये मेरा मोटरसाइकिलों का चैनल है, बाइक्स का। इस पे हम वैसे ही मस्ती मस्ती कर लेते हैं। ऑलराइट, करें शुरू? चलो, तो क्वेश्चन है कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन लिख लो, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स। ओके, तो द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ द कंपाउंड इज, कार्बन कंटेंट in one of the compound is 42.9%, while in other it is 27.3%. Okay, show that the data are in accordance with the law of multi, हमें ये शो करना है कि ये जो डाटा है वो मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के अंदर सेम है, ठीक है बेटा। चलो, हमारे पास कितने कंपाउंड है? अगर देखा जाए 2 कंपाउंड बोला मैंने, 2 कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम करेंगे कंपाउंड 1। कार्बन कितना है उसमें बेटा? टोटल 100% है, तो 42.9 ग्राम कार्बन हो गया। और बाकी क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया फिर? 100 माइनस 42.9, 47। हाँ कितना आ गया? 47.1 नहीं 57.1। यस सर, 47। 57.1 यस सर। ग्राम, ठीक है बेटा। ऐसे ही मैंने कंपाउंड 2 ले लिया जिसमें कार्बन कितना है?
27.3 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना है बेटा? 100 माइनस 27.3 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 72.7 ग्राम। ये तो सिंपल था। 73.7। बिल्कुल 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 72.7 बेटा। 72। हाँ ठीक है। अब देखो आपके पास मास ऑफ कार्बन भी है दोनों के, मास ऑफ ऑक्सीजन भी है दोनों के। ओके, आप बताओ क्या फिक्स करना है? आप बताओ क्या फिक्स करना चाहते हो? क्या फिक्स करना है? मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स करें या मास ऑफ कार्बन फिक्स करें? कार्बन ही कर लेते हैं। जो आपका दिल करे। ठीक है, मैं दोनों तरह से करके दिखाता हूं। कार्बन ही कर लेते हैं। चलो कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन, ओके, इज इक्वल टू 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी। तो अगर मैंने कार्बन को फिक्स करना है, 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना आया? जल्दी से डिवाइड करो, तब तक मैं इधर लिखता हूं। मुझे भी मजबूर कर दिया आपने उठाने पे कैलकुलेटर। 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9, सर 1.33। 1.33। ओके, इसको करो। 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3, सर 2.66। हाँ 2.66, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन react in compound 1 and compound 2 with fixed mass of carbon is equal to 1.33 ratio 2.66, that is equal to 1 ratio 2. कोई डाउट बेटा? So it is a simple whole number ratio. So data in accordance with law of multiple proportion, ठीक है जी। तो डाटा हमारा किसके अकॉर्डिंगली हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली हो गया। कोई डाउट? करण एंड हरमन, ऐसे ही आपको 2 कंपाउंड मिले हैं इस बार? नो सर। हो सकता है आपको 2 से ज्यादा कंपाउंड मिले, 3 मिले, ओके। 2 से ज्यादा कंपाउंड मिले मतलब 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। सबके अंदर किसी एक को 1 ग्राम लेके फिक्स कर लेना है आपने, जैसे मैंने करा है। बाकी रेशो जो आएगी उसकी रेशो ले लेनी है। दैट शुड बी सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है।
that should be simple whole number ratio. So let's do some of the क्वेश्चन. ओके, देन चेक कि आपसे होता है या नहीं होता है. ओके, phosphorus and chlorine, phosphorus and chlorine, Cl, form two compounds. Okay, in the first compound, the first compound contain 22.54 22.54% by mass of phosphorus and 77.46% by mass of chlorine. Okay, in the second compound, the second compound, okay, contain, the second compound contain, एक मिनट, %, by mass of phosphorus and 88.12% of chlorine. ठीक है जी. Show that the data in accordance with the law of multiple proportion. चलो जल्दी से करो. एक काम करो करण,